साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पिछले साल के सीटेड पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सीडीपी एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न जो आए थे इनको सॉल्व करेंगे। आगामी जो पेपर होगा उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। 30 प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं ना वे अपनी सोच पर विचार करते हैं। तो सोचना है उनको, कोई ऐसा प्रश्न हमें ढूंढना है। जैसे पहला प्रश्न है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो भाई क्रिया है, इस क्रिया को आपको वर्तमान काल में बदलना है तो इसमें रूल लगेगा। तो इसमें सोच का विकास कहाँ से हुआ, इसमें तो रूल लग गया डायरेक्ट। सेकंड है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। तो समझ की बात कर रहा ना, तो इसी समझ के बारे में हम लोग सोच विचार करेंगे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो इससे हमारी समझ विकसित होती है, सीटेट में अच्छे से कवर कर पाते हैं। तीसरा है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। तो भाई संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, तो इसमें संज्ञा और क्रिया दोनों को अलग अलग पढ़ लेना है, फिर इन दोनों के बीच में समानता और विभिन्नता पढ़ लेना है। तो इसमें हमारी सोच विकसित नहीं होगी। सोच विकसित तब होगी जब हम चीज़ों को समझेंगे। और चौथा ऑप्शन है, क्रिया की परिभाषा। तो डायरेक्ट परिभाषा ही ले दिया है, रटंत विद्या हो गई, तो यहाँ पर भी सोच का विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में हमारी समझ कैसे बदली, इस पे हम लोग सोच विचार कर सकते हैं। ये ऐसा प्रश्न है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो अगर विफल हो जाएं, फेल हो जाएं, तो आंतरिक आरोपण क्या होता है, यानी खुद पे आप कौन सा आरोप लगाते हैं, अंदर से आपके ऊपर कौन सा आरोप लगता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले। तो जी हाँ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप फेल हो जाएं तो आप ये कहें कि शिक्षक ने मेरे साथ भेदभाव किया था इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये गलत है। सेकंड है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो ये भी गलत है। मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे इस वजह से मैं फेल हो गया, ये तो बहाना है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। तो ये गलत बात है। अगर शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं तो इसमें केवल आपका ही नंबर कम नहीं होना है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो अंदर से अंतरात्मा से जो आवाज़ आएगी ना वो यही आएगी कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। अभी कथन दिया गया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को, लड़कियां जो है क्या खेलती हैं, गुड़िया खेलती हैं, खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के जो है वो कार को साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जो लड़कियां हैं वो गुड़िया ज़्यादा खेलना पसंद करती हैं और जो लड़के होते हैं वो कार चलाना, कार से खेलना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों। और इसका कारण दिया गया क्या ऐसा है और इसका कारण क्या है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या एक लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं। तो जी हाँ, ये बात सही है कि वही अपनी संस्कृति में हम देखते हैं ऐसा होता है, उसके आधार पर हमें समझ में आता है कि भाई लड़के के लिए ये है, लड़की के लिए ये है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया खेलना पसंद करती हैं और जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो कार से खेलना पसंद करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अपने समाज में, संस्कृति में हम देखते हैं जिस हिसाब से माहौल है उसी के अनुसार हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, उसी के अनुसार एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, यानी शब्द खेल करवाएं और बच्चे उसमें शामिल हो जाएं तो कौन सी एज होगी वो। और चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं तो कौन सी उम्र में हम बच्चों को चुटकुलियाँ पहेलियाँ सुनाते हैं। क्या 3 वर्ष में, नहीं 7 वर्ष होगा। क्या होगा, 7 वर्ष होगा। यहाँ पर बात चल रही है प्राथमिक बाल्यावस्था की। प्राथमिक बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं शब्द खेल खेलते हैं, चुटकुले पहेलियों को बूझते हैं। तो करेक्ट
ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, तो किस आधार पर की थी? तो वो लिंग के आधार पर की थी, नारीवादी दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? नारीवादी दृष्टिकोण के कारण जो है वो कैरल गिल्गिन जो है इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी, नारीवादी दृष्टिकोण के कारण। किसके कारण? नारीवादी दृष्टिकोण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भाई अधिगम के लिए अगर आकलन किया जा रहा है, आप आकलन कर रहे हैं अधिगम के लिए, शिक्षा के लिए, तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। कि भाई अगर हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि जो विद्यार्थी है ना उनको हम प्रतिपुष्टि प्रदान करें कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन सा उनका की पॉइंट अच्छा है और कौन कौन सा अच्छा नहीं है, उनको प्रतिपुष्टि प्रदान करें जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार लाने के लिए किया जा सके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, ये गलत बात है। तुलना जो है एक मानक या तय पैमाने से नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये गलत है। हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम एकदम गधे हो, तुमको नहीं याद हो सकता, तुम्हारी अलग से क्लास बनेगी, तो ये नहीं करना चाहिए। तो निगेटिव है यहाँ पर ये। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ग्रेड देना सबसे खराब काम माना गया है। हम ग्रेड दे के बच्चे को बांट नहीं सकते कि तुम पढ़ने में तेज वाले बच्चे हो, तुम पढ़ने में कमजोर वाले बच्चे हो, तो ऐसे ग्रेड दे के बांट नहीं सकते। 7 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था में समाजीकरण की क्या चीज संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्था महत्वपूर्ण है? तो शैशवावस्था सबसे शुरुआती अवस्था होती है, तो ये घर से शुरू होगी, तो प्राथमिक अवस्था इसमें आएगी। प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार हो गया हमारा। इसके बाद बाल्यावस्था की बात करें, जब बाल्यावस्था में समाजीकरण होता है तो इसमें हमारा समाज आ जाता है, हमारा स्कूल आ जाता है, तो ये हमारा माध्यमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यमिक। तो पहले में प्राथमिक भरना था, दूसरे में माध्यमिक। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। परिवार हमारा प्राथमिक में आता है और समाज हमारा माध्यमिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर डिस्ग्राफिया से है। किससे है? डिस्ग्राफिया से है, एक विकार है। इसमें क्या होता है? डिस्ग्राफिया, ग्राफ लिखा जाता है तो इसमें हमें लिखावट में दिक्कत आती है, अक्षरों को बनाने में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होगी, तो इसमें हम अक्षर को नहीं बना पाते, यानी कि लिखने में समस्या होगी, तो आकारों को बनाने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तो भाई बच्चा पहले से प्रतिभावान है तो उसको त्वरण की आवश्यकता है, यानी गतिवर्धन, अब स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है उसके एजुकेशन में, क्योंकि वो प्रतिभावान बच्चा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। त्वरण या जो गतिवर्धन है ऐसा उपागम करने की जरूरत है, इस प्रकार से शिक्षा देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? तो भाई हमारी कक्षा जो समावेशी होता है, समावेशी कक्षा में हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, तो समावेशी कक्षा में हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं, तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठचर्या में अनुकूलन करना चाहिए, या विविध दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए, या अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए, या विविधता को बाधा के रूप में देखना चाहिए? तो इसमें पाठचर्या में अनुकूलता लाना चाहिए, अनुकूलन लाना चाहिए, विविध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा समावेशी कक्षा है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। अपने स्वयं के जो अंतर्निहित पूर्वग्रह हैं उसकी भी जांच टीचर को करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो विविधता है ना, ये साधन है, इसको निगेटिव ना समझें। तो विविधता को बाधा के रूप में देखेंगे तो कक्षा को आगे कैसे बढ़ा सकेंगे? तो ये गलत हो जाएगा, हमारा निगेटिव है। कभी भी हम विविधता को बाधा नहीं समझ सकते। जो विविधता है वो हमारा साधन है, इससे बहुमुखी विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, जबकि चौथा गलत है क्योंकि इसमें बाधा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो भाई दर्शन शास्त्र जो होता है, दर्शन शास्त्री जो होता है ना, उसके अंदर दर्शन की भावना होती है, सोच विचार की भावना होती है, जो अंतरात्मा से आती है, तो अंतःवैयक्तिक होता है। जबकि मूर्तिकार जो है बनाता है, तो उसमें दिक् स्थान दिखता है। उसमें क्या दिखता है? दिक् स्थान। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अंतःव्यक्ति और दिक् स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो भाई अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षा लेने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन का विकास कर सकें हम, समालोचनात्मक जो चिंतन है इसका क्या कर सकें, विकास कर सकें। शिक्षा लेने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम किसी से प्रतिस्पर्धा करें या फिर हम रटंत विद्या में आ जाएं या फिर यंत्रवत याद करना इसी पे जुटे रहें, तो ये नहीं। समालोचनात्मक चिंतन करना कि हम पहले कितना थे और अब कितना वृद्धि कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। विविधता क्या है, अभी हमने बात की, इसको महत्व देना चाहिए। मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए कि भैया हमारा प्रतिबिंब दिख रहा, हमारे साधन है, इससे हम देख के कुछ सीखेंगे, तो विविधता जो है वो साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। देखते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, टीचर को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे विविध परिस्थितियों से अवगत हो सकें। रीजन पढ़ते हैं क्या है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, समाज में निकलोगे तो समाज के बारे में जानोगे, तो वही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा किस प्रकार से सीखेंगे। भाई अगर हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो सीख पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि पहले कठिन पढ़ लेते हैं उसके बाद सरल की ओर आते हैं, नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, सामान्य चीज़ें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो पहले हम चीज़ों को पहचानते हैं कि ये क्या है, उसके बाद उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई क्या निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका, संकलनात्मक योग्यता में जो हमारा यहाँ पर रोल होता है, कौन सा रोल होता है, कंसेप्चुअल एबिलिटी जो होती है हमारी, जिसमें हम संकल्पना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी जो सहयोग होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अन्य जो ऑप्शन है ना वो सब निगेटिविटी की तरफ हैं। भाई सामाजिक अलगाव समाज से रहेगा तो कैसे सीखेगा बच्चा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, बस बच्चे को बता दिया यही पढ़ना है, बस वही पढ़े, तो उससे भी नहीं सीखेगा। मूर्त पुरस्कार दे दे, उसको ट्रॉफी दे दे, अवार्ड दे दे, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर सहकर्मी जो सहयोग है उसके माध्यम से ज़्यादा जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक का मतलब क्या है। भाई आंतरिक वाक का मतलब है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आंतरिक वाक करना, यानी खुद के बारे में विचार करना, खुद के बारे में एनालिसिस करना, खुद के बारे में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, मतलब वो बटन जो है उसको जिंदा बता रही है, सजीव बता रही है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। भाई शर्ट को बांधने में मदद कर रहा है, शर्ट के दोनों छोर को, तो उसको लग रहा कि बटन जो है सजीव हो गया, वो क्योंकि बांधे हुए है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, उसकी विशेषता यही है कि भाई वो जीववादी है, वो उसे जीव के रूप में देख रही, सजीव देख रही है, तो जीववादी चिंतन कर रही है अपर्णा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा नंबर 4 हो जाएगा, जीववादी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। तो भाई स्वालीनता का मतलब स्वयं में ही लीन होना, मतलब बार बार चीज़ों को दोहराना, तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करना, ये स्वालीनता है, मतलब स्वयं में ही लीन होना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये विशेषता होती है स्वालीनता वाले विद्यार्थी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो भाई समस्या समाधान यानी समस्या उत्पन्न हो तो समाधान कर लें, ऐसा कौशल विकसित कर देना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। भाई अनुमान लगाएंगे तो करीब पहुँचेंगे, तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन है यहाँ पर वो निगेटिव है। जैसे पहला ऑप्शन, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करा दो। भाई समाधान ही दे दोगे तो चिंतन करेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये गलत है। समाधान उपलब्ध नहीं कराना है, हमें केवल उन्हें रास्ता दिखाना है, बच्चे को उसका स्वयं अनुसरण करना है।
तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर निगेटिव है, क्योंकि इसमें कहा गया स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। तो भाई इसमें हतोत्साहित नहीं कर सकते, हमें तो उन्हें मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना कि भैया तुम कठिन समस्या से बचो, इसे लगाओ ही मत, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो कथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि उसमें बच्चे कार्य में लगे रहें, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी उनमें क्रिएटिविटी आएगी। कारण पढ़ लेते हैं, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ इन दोनों का कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शिक्षक जो है उसको वातावरण बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पार्ट ले सकें, हिस्सा ले सकें। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा करने से वो सीखने में सक्षम होंगे। तो इसमें रिलेशन है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और इसका जो सही व्याख्या भी कर रहा है आर जो है ना, वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? भाई अनुभव के आधार पर अगर हम अधिगम कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो किस पे बल दिया जाएगा? इसमें आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, कि भैया हम आलोचनात्मक प्रतिबिंबन कर सकें, यानी कि उसके साथ साथ आगे बढ़ सकें आलोचनात्मक चिंतन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो भाई सीखने के दौरान वैचारिकी भाग लेती है, संगठन भी भाग लेता है, समूह में हम पढ़ते हैं, वर्गीकरण भी भाग लेता है, गैर प्रासंगिकरण, प्रासंगिकरण का मतलब संबंधित है उससे, गैर प्रासंगिकरण का मतलब जिसका यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है। तो भाई कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके बीच में कोई लाइन आ जाए जिसका यहाँ कोई संबंध ही ना हो, अलग से कोई लाइन आ गई किसी दूसरे टॉपिक के बारे में, तो फिर तो वो यहाँ पर बेकार है, तो सीखने में उसका योगदान नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। कथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो सही बात है कि भाई हमारे जो टीचर हैं और हमारे जो साथी हैं, अगर उनसे हम सीखेंगे, उनके साथ बैठ करके, तो उससे क्या होगा? उससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और रीजन पढ़ लेते हैं, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही चल रही है, उसी से रिलेटेड है। तो ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो भाई लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें तो लेव वाइगोत्स्की भाषा के बारे में बात करते हैं। तो भाषा विकास जो है ना, वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो भाषा विकास जो है ये हमारा संज्ञानात्मक विकास को सरल बना देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको ईजी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है? यानी कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला जो सिद्धांत कोहलबर्ग का है कि अच्छी लड़की और अच्छा लड़का, इसके आधार पर क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि जो समाज के अनुसार जो अच्छा है हम वही बनने का प्रयास करें। तो ये पारंपरिक स्तर आता है, प्राथमिक स्तर पे आता है, पारंपरिक स्तर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो भाई पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की कौन सी विशेषता है जिसमें एक पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरे की उपेक्षा कर दें? तो इसको बोलते हैं केंद्रीयन करना, यानी कि केंद्रीकरण कर देना, एक पे अपना ध्यान केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 28 है, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के और किसके सिद्धांत का पालन करते हैं? तो विकास की बात करें तो विकास जो होता है शीर्षगामी होता है और इसके साथ साथ शीर्षगामी होने के साथ साथ समीपस्थ भी होता है, यानी आंतरिक से बाहर की ओर होता है। तो पहले समीपस्थ लिखा है जो कि गलत हो जाएगा, शीर्षगामी होता है। विकास के शीर्षगामी और कौन से समीपस्थ, समीपस्थ का मतलब यहाँ पर होगा आंतरिक से बाहर की ओर। पहले ऑप्शन में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, शीर्षगामी में आंतरिक से बाहर की ओर लिखा है जबकि समीपस्थ में अवरोही लिखा है, तो यहाँ उल्टा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, शीर्षगामी अवरोही होगा, समीपस्थ का मतलब आंतरिक से बाहर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि
और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच, मतलब इसमें विकास बताना है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, वृद्धि जो होती है स्थिर होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, स्थिर होती है, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोच जो है वो कुछ हद तक होती है। मध्य बाल्यावस्था आते आते क्या होता है, वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन मध्य बाल्यावस्था में अब सोच थोड़ा तार्किक हो गया, बच्चा अब तर्क लगाएगा, तो ये चीज़ हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो स्थूल गतिक की बात करें तो गतिक इसमें ध्यान रखना, तैरना। स्थूल गतिक हमारा कौन सा हो जाएगा, तैरना हमारा हो जाएगा। कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये नहीं होगा। एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी नहीं होगा। बुनाई भी नहीं होगा। तो जिसमें हम अपना अंग यूज कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा स्थूल गतिक कौशल, इसमें हो जाएगा तैरना। तो इस प्रकार से सीडीपी एंड पेडागोजी के ये 30 क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।